जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रमुख समितियों के बारे में। साथ में आज हम संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि हमको आगे पढ़ना है संविधान में, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे संविधान को अन्य देशों के संविधान से अलग बनाती हैं, इनमें क्या क्या ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि जो प्रमुख समितियां बनाई गई हैं, जैसे हमने प्रारंभ में ही प्रारूप समिति के बारे में चर्चा की थी, तो अन्य जो समितियां बनाई गई हैं ये किस लिए बनाई गई थी, ये समितियां के इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लास्ट की क्लास में हमने संविधान सभा की कार्यप्रणाली को समझा था। हमने देखा था कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, विभाजन के पश्चात कितने सदस्य होते हैं, इसकी प्रथम बैठक कब होती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, ये जो संविधान सभा होती है ये संसद के रूप में जब काम करती है तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। यानी कि हमने महत्वपूर्ण कुछ प्रमुख चीज़ों को देखा था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आज हम देखने वाले हैं कि जो संविधान समितियाँ हैं वह कौन कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन थे। साथ में आगे हम संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। लेकिन इस प्रारूप समिति का काम क्या था? हमने आपको बताया था कि जो प्रारूप संविधान का तैयार किया जा रहा है उसकी जांच करना, उस पर क्या कमियां हैं उसको देखना, साथ में जो अन्य समितियां हैं उन समितियों पर जो चर्चा हुई हैं उन सब चीज़ों की जांच करना, ये प्रारूप समिति का काम था। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वह प्रारूप समिति थी। इस प्रारूप समिति के अलावा कुछ अन्य समितियां जो थी, जैसे कि संघ संचालन समिति या फिर बोले संघीय संविधान समिति दूसरी समिति थी, एक राज्य संचालन समिति थी। इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। साथ में आपके प्रारूप समिति हमने आपको बता ही दिया कि इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल अंबेडकर जी थे। साथ में प्रांतीय संचालन समिति थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसके अलावा मौलिक अधिकार से संबंधित और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति थी। याद रखिएगा, अल्पसंख्यक से संबंधित समिति जो थी उसके संचालन से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। साथ में हम देख सकते हैं कि प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब ये जो समितियां थी इसके जो अध्यक्ष थे ये काफ़ी टाइम वनडे एग्जाम में और पीसीएस के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये जो समितियां थी ये अपनी रिपोर्ट तैयार करती थी कि इसमें क्या करना है, संघ से संबंधित मामलों में, राज्य से संबंधित मामलों में, मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में। ये जितने भी अध्यक्ष थे ये अपनी टीम के साथ पूरे चीज़ों पे चर्चा करते थे, इसमें क्या कमियां हैं, क्या चीज़ सुधार कर सकते हैं, वह सारी चीज़ें डिस्कशन करने के बाद प्रारूप समिति के पास इनकी रिपोर्टें पहुँचती थी जो कि इसमें जो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसमें सुधार को लेकर के काम करते थे। तो इस तरीके से 2 साल 18 माह और 11 दिन में सारी चर्चाओं के पश्चात इन समितियों की जो महत्वता थी, इन समितियों को जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था उस पर काम करने के पश्चात हमारा संविधान बनके तैयार हुआ है, जहां पर हर एक चीज़ों पे, अल्पसंख्यकों के लिए मौलिक अधिकार यानी कि नागरिकों के अधिकार के लिए, राज्य के कर्तव्यों के लिए, नागरिकों के कर्तव्यों के लिए, संघ के कर्तव्यों के लिए, संघ का काम क्या होगा, राज्य का काम क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से संविधान सभा के द्वारा चर्चा की गई है। तब जाकर के हमारा संविधान तैयार हुआ है। यदि हम इस प्रारूप समिति की बात करें तो जहां इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे, तो जो संविधान सभा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि संविधान सभा में जो डॉक्टर अंबेडकर जी का चुनाव था, निर्वाचन था, आज़ादी के पहले जो निर्वाचित होकर के आए थे वह बंगाल से होकर के आए थे। लेकिन आज़ादी के पश्चात, भारत के बंटवारे के पश्चात, जहां बंगाल का भी बंटवारा हो चुका था पूर्वी बंगाल के रूप में जो कि बांग्लादेश वर्तमान में है, तो आज़ादी के पश्चात जो अंबेडकर जी का निर्वाचन होता है वह बॉम्बे से होता है। अंबेडकर जी को एक आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी गई है। यदि हम बात करें तो जब संविधान लागू हुआ था या फिर बोले संविधान सभा जब संविधान कंप्लीट हुआ था उस वक्त 299 सदस्य, जहां मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के पश्चात जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके सदस्यों की संख्या कम हो चुकी थी। ऐसे में जब संविधान लागू किया जा रहा था उस वक्त 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जो अदर पॉइंट है कि आधुनिक मनु की संख्या किसको दी गई या फिर अंबेडकर जी का निर्वाचन कहाँ से हुआ, और ये समितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछी भी जाती है।
अब कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि संविधान सभा बना, संविधान सभा ने जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उसने अपना काम किया, लेकिन इसके कुछ प्रमुख लोगों ने या फिर बोले कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो थे उन्होंने इसकी आलोचना भी की है। जैसे निराजुद्दीन अहमद ने जो प्रारूप समिति थी इसको अपवहन समिति कहा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। साथ में ब्रिटेन के एक बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ थे जिनका नाम ग्रेनविल ऑस्टिन था। इन्होंने बोला कि जो संविधान सभा है ये एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यानी कि उन्होंने बोला कि ये जो संविधान सभा है इसमें अन्य दल का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वह कांग्रेस के थे। यहाँ पे विपक्ष बहुत ही कम था, विपक्ष का अभाव था, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लीग थी। तो ऐसे में उन्होंने एक दलीय निकाय संविधान सभा को बोला, और यह एक दल कौन सा था? कांग्रेस, जिसके चलते उन्होंने बोला कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यानी कि कांग्रेस ही भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। यह स्टेटमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये जो स्टेटमेंट था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ये क्वेश्चन भी बना है। ये अभी हमने आपको बताया कि संविधान सभा से संबंधित जो समितियां थी। अब हम देखेंगे कि संविधान की जो हमारा भारत का संविधान है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। हालांकि जब हम संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे कि संविधान होता क्या है, भारत का संविधान बना, तो भारत के संविधान की थोड़ी बहुत हमने आपको विशेषताएं बताई थी। लेकिन हमें ये समझना कि अगर ये निबंध के रूप में आ रहा है या फिर आपके आंसर राइटिंग के लिए आ रहा है या फिर आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में आ रहा है कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं इनमें से क्या है, आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दे दिए गए, तो आपको ये समझना जरूरी है। जैसे भारत का जो संविधान है ये लिखित रूप से सबसे बड़ा संविधान है। लिखित रूप में अमेरिका का भी संविधान है, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा भारत का संविधान है। जैसे जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस वक्त 395 अनुच्छेद थे, तो वर्तमान में लगभग इसमें 455 के करीब इसमें अनुच्छेद हो चुके हैं। वर्तमान में आज हम देखते हैं कि 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, जो कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, और वर्तमान में लगभग 25 भाग हो चुके हैं, जो कि मूल संविधान में लगभग 22 भाग थे। यानी कि समय के साथ साथ इसमें अनुच्छेद भी बढ़ रहे हैं, भाग भी बढ़ रहे हैं, अनुसूचियाँ भी बढ़ रहे हैं, और जो अनुच्छेद हैं उनमें काफ़ी संशोधन भी हो रहे हैं। तो ये है, जैसे भारत का संविधान है काफ़ी बड़ा और लिखित संविधान है। साथ में इस संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यदि हम भारत के संविधान की उद्देशिका उठा के देखते हैं तो वहाँ पे साफ लिखा है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ये सबसे प्रमुख विशेषता है कि भारत में लोकतंत्र है। ठीक, लोकतंत्र के अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे समाजवादी विचारधारा है, जो कि गांधीवादी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात की गई है, जो कि लोगों के लिए कर्तव्य राज्य के प्रति क्या बनते हैं इसकी बात की गई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूल अधिकारों की बात की गई है कि नागरिकों के लिए क्या अधिकार संविधान के माध्यम से दिए गए हैं, कि किसी का शोषण ना हो, सब में समानता हो, धर्मनिरपेक्षता हो। धर्मनिरपेक्षता एक संविधान की बहुत प्रमुख विशेषता है, जो कि भारतीय संविधान को अन्य संविधानों से अलग करती है। यहाँ पे सरकार को ये कहा गया है कि वह किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगी, उसके लिए सभी धर्म समान हैं। राज्य किसी एक धर्म को फॉलो करके नहीं जा सकता है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के अलावा हमने देखा कि यहाँ पे मौलिक अधिकार जो थे, फिर नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी लोगों के प्रति क्या है, राज्य के प्रति क्या है, उसको लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। जो भी योजनाएं बनानी है वो लोगों के हितों से संबंधित बनानी है। इस बारे में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से कहा गया है। साथ में हम देखते हैं कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई। जैसे अमेरिका में है कि यहाँ पे अब दोहरी नागरिकता है, राज्य की नागरिकता अलग और केंद्र की नागरिकता अलग, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एक राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करता है। साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय न्यायालय का प्रावधान है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, संसदीय शासक प्रणाली है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमारे संविधान में रखी गई हैं, जिसमें ना केवल अमेरिका बल्कि ब्रिटेन, आयरलैंड और आपका दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, रूस, कई देशों से कई सारी चीज़ों को इस संविधान में समावेश किया गया है अपनी देश की स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार। उसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था कि भारत में लगभग 60 देशों से कई सारी चीज़ों को भारत के संविधान में संशोधन करके या फिर जस के तस रखा गया है। यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जब हम इस 42वें जब हम आगे पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे या फिर जब हम कार्यपालिका को पढ़ेंगे, तब हम इस संविधान संशोधन के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य ये भारत के संविधान में जब मूल संविधान था उसमें नहीं था,
लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। साथ में हम देखते हैं इस 42वें संविधान संशोधन के दौरान समाजवाद, अखंडता, बंधुत्व, इन सारी चीज़ों को जोड़ा गया, जो कि हमारे संविधान को एक अलग संविधान बनाता है, जो कि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता पैदा करता है कि भारत में अखंडता रहे, लोग अलग ना रहे, भारत में बंधुत्व, भाईचारा का भावना रहे, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बने। यानी कि इस ये संशोधन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम इस संघात्मक व्यवस्था की बात करें, संघात्मक शासन प्रणाली बोले तो यहाँ पे संघ और राज्य दोनों के स्तर पर दोनों को अलग अलग अधिकार दिए गए। हालांकि नागरिकता का प्रावधान एक ही है, लेकिन राज्य, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो जहाँ पे लगभग वर्तमान में 28 राज्य हैं और लगभग 6 या 7 जो कि संशोधन होने के बाद अभी नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी बने हैं। तो ये एक संघात्मक व्यवस्था है जहाँ पे संघ के पास पावर भी है और राज्य के पास भी पावर भी है। लेकिन यहाँ पे कई ऐसे विचारक हैं या फिर बोले कई ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जिन्होंने संघात्मकता के साथ भारत में एकात्मकता की ओर झुकाव भी है और संघात्मक व्यवस्था भी है। एकात्मकता की ओर झुकाव कैसे है? जैसे आपातकाल की कंडीशन आती है तो यहाँ पे जितनी भी पावर होती है वो केंद्र के पास स्थानांतरित हो जाती है। जब हम केंद्र राज्य संबंध देखेंगे तो वहाँ पे कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जहाँ पर भारत की परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार कई सारी जो संघ राज्य की सूचियों से संबंधित विषय हैं वह केंद्र के पास हस्तांतरित हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ पे संघीय व्यवस्था तो है लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव भी है। इसके चलते कई विशेषज्ञ हैं जैसे कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसको भारतीय संविधान को कहा है। साथ में एकात्मकता की ओर झुकाव यानी कि अर्ध संघ की संज्ञा केसी वेरी ने दी है। साथ में यहाँ पे बार्गेनिंग फेडरलिज्म की संज्ञा मॉरिस जोन्स ने दी है। तो ये एक प्रमुख विचारक रहे हैं, ये एक प्रमुख राजनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं जिन्होंने अपने अनुसार भारत की जो संविधान है, संघात्मक व्यवस्था को अपने अनुसार, अपने नज़रिए से देखते हुए उसको अपने अनुसार कुछ शब्दावलियों के या फिर एक स्टेटमेंट के फॉर्म में व्यक्त किया है। यदि हम भारत की न्यायपालिका की बात करें तो यहाँ पे एकल न्यायपालिका का प्रावधान है, जहाँ हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय प्रमुख है, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से हम एक ओवरव्यू के रूप में हमने देखा कि भारत का जो संविधान है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम एक एक चीज़ को विस्तार से देखेंगे कि जहाँ पे प्रस्तावना के बारे में क्या क्या चीज़ कही गई, उनमें जो प्रावधान रखे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में हम जब आगे बढ़ेंगे तो नागरिकता के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में, मूल कर्तव्यों के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जो कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं कि किस तरीके से सभी को अधिकार देने की बात की गई है। हालांकि प्रैक्टिकल रूप में कितना संभव हो पाता है ये तो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ही हम देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे संविधान में रखी गई चीज़ें हैं जो कि भारत के संविधान को और भारत की जो अखंडता है उसको मजबूत बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे जहां पर हम देखेंगे कि जो संविधान की प्रस्तावना है उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। साथ में जो हमने संविधान सभा देखी, संविधान की समितियां देखी, इनसे संबंधित एक मिसलेनियस क्वेश्चन की एक हम वीडियो लाएंगे। अब जिसको भी नोट्स बनाने हैं, नोट्स के लिए हम जहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिख देंगे। साथ में आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे ये क्लास से रिलेटेड जितनी भी स्क्रीनशॉट होंगी या फिर जितनी भी इम्पॉर्टेंट जो नोट्स होंगे वो वहाँ पे फ़ोटो की फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और जिसकी जो इंस्टाग्राम ID है जो कि हम डिस्क्रिप्शन पे उसको कोड कर देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहां पे हम संविधान की जो उद्देश्य का है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।